नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन देवभूमि समाचार में बात सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर सही मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करने की अपील की है। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में सीएम धामी ने 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रबंधन की सबसे अहम कड़ी सही मतदाता सूची है और हर बूथ पर रिकॉर्ड मतों से जीत का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया में तैनात बीजेपी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर मतदाता सूची को दुरुस्त कराने में मदद करने के लिए कहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे और सूची को सही कराने में सहयोग करेंगे। देखिए, जो चरणबद्ध तरीके से एसआईआर का काम लगातार चल रहा है, निश्चित रूप से उससे बहुत ज्यादा जनता को लाभ मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एसआईआर एक वो चीज है जिससे हम कहाँ के नागरिक हैं और कहाँ हमें वोट देने का अधिकार है, वो इस एसआईआर के माध्यम से पता लगता है। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने कार्यकर्ताओं से एक बात कही है कि हमें घर घर जाकर और जो थोड़े बहुत छूटी हुई चीजें हैं उसको पूरी तरीके से चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व विधायक रंजीत रावत ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई वास्तविक जवाबदेही तय करने के बजाय सरकार की सेल्फ सेविंग की कोशिश है। और उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों के चढ़ावे के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। रावत ने आरोप लगाया कि चढ़ावे का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी नेता और आरएसएस से जुड़े लोगों की आवभगत की जा रही है। उन्होंने केदारनाथ धाम की कथित सोना प्रकरण का भी जिक्र किया। सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कोई निलंबन नहीं कर रहे हैं तो फेस सेविंग कर रहे हैं अपनी। बीकेटीसी में जो जो मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है उस चढ़ावे से विधायक के, मंत्री के परिवार के अवगत कर रहे हैं, आरएसएस के पदाधिकारियों के अवगत कर रहे हैं। और अवगत ही नहीं कर रहे, चोरी अलग से कर रहे हैं। केदारनाथ का 216 किलो सोना गायब हो गया, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कोई निलंबन नहीं कर रहे हैं तो फेस सेविंग कर रहे हैं अपनी। बीकेटीसी में जो जो मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है उस चढ़ावे से विधायक के, मंत्री के परिवार के अवगत कर रहे हैं, आरएसएस के पदाधिकारियों के अवगत कर रहे हैं। और अवगत ही नहीं कर रहे, चोरी अलग से कर रहे हैं। केदारनाथ का 200। देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में घट्टीगोला पुल के पास सड़क सुधारीकरण कार्य के दौरान अचानक मलबा गिरने से 2 श्रमिक दब गए। हादसे में श्रमिक कविकांत और जोगिंदर मलबे में फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण किया। मंत्री की मौजूदगी में दोनों श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तत्काल उपचार के लिए उन्हें दून अस्पताल भेजा गया। संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्री गणेश जोशी स्वयं घायल श्रमिकों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उनके बारे में जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को दोनों श्रमिकों के बेहतर और शीघ्र उपचार के लिए निर्देश भी दिया है। डॉक्टरों ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य है। मलबे में दबे श्रमिकों का रेस्क्यू कराया गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। व्यापार मंडल, गंगा सभा और टैक्सी टेम्पो यूनियनों के साथ कई दौर की बैठकें भी पूरी हो चुकी हैं। 17 जुलाई को अंतर्राज्यीय पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अधिकारी भी शामिल होंगे। एक्सप्रेसवे को ध्यान में रखते हुए नया ट्रैफिक और रूट प्लान तैयार किया गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि
सीसीटीवी और दूसरे जो माध्यम है उससे पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जाएगी, तो किसी भी तरह की कांवड़ यात्री को कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और 30 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो इसको देखते हुए अब बैठकों का दौर भी चल रहा है। कहाँ पर कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए और किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, किसी भी तरह की कोई परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना आए, इसके लिए खास तौर से निर्देश भी वरीय अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। इसकी शुरुआत 30 जुलाई को हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन जो शिव भक्त हैं वो अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं और इसमें पूरे भारत से और विशेषकर उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार आते हैं। इसकी तैयारियां पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही हैं। अभी कुछ दिन हमारे पास और हैं, लगभग 10 दिन। उसके बाद से काफ़ी संख्या में जो कांवड़ यात्री हैं जनपद में ऑलरेडी आ जाते हैं और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि व्यापार मंडल हो गया, हमारे हरिद्वार के अलग अलग व्यापार मंडल हैं, गंगा सभा है, टैक्सी यूनियन है, टेम्पो यूनियन है और इसके अलावा और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ जो है पुलिस की मीटिंग्स हो चुकी हैं। निकटवर्ती जनपदों से पुलिस की पे सीओ स्तर पे एसपी सिटी, एसपी देहात लेवल पे मीटिंग हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 17 तारीख को हरिद्वार में एक अंतर राज्यीय समन्वय कमेटी की मीटिंग है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल, यहाँ के ऑफिसर्स जो हैं यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें हमारे सीएसआर और डीजीपी साहब रहेंगे। और जो रूट प्लान फाइनल किया गया है, क्योंकि इस बार थोड़े चेंजेस हैं, एक्सप्रेसवे भी वर्किंग कंडीशन में है। धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था और श्रद्धा की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु मोहित तोमर ने दंडवत यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा के चरणों में शीश नवाया। उनकी इस कठिन यात्रा को देखने के लिए रास्ते भर लोगों की भीड़ जुटी और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत कर उनकी आस्था को नमन किया। मोहित तोमर ने बताया कि उन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर दंडवत यात्रा करने का संकल्प लिया था। संकल्प पूरा होने के बाद उन्होंने एक कठिन धार्मिक यात्रा, जो मनोकामना थी, उस मनोकामना पूरी हो गई। उसके बाद उन्होंने ये कठिन धार्मिक यात्रा पूरी की और हरिद्वार पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ईश्वर के प्रति आभार जताने का एक माध्यम है। उनकी श्रद्धा और संकल्प की सराहनीय लोगों ने की। वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी इसकी सराहना कर रहे हैं और यह यात्रा आस्था, विश्वास और समर्पण का संदेश दे रही है। मैं समझो 23 से लेके जा रहा हूँ और 23 में मैं वो ले गया था पहले कलश कांवर, 24 में मेरी कलश कांवर थी, 25 में मैं दंडवत ले गया था, 26 में मैं दूसरी दंडवत लेना आया। महादेव से जो भी देंगे सब अपनी इच्छा से जो कुछ देंगे अच्छा ही देंगे और अभी तक बहुत अच्छा ही दिया है। मैंने शौक तो बचपन से था, लेकिन जब से थोड़ा समझदार हुए हैं, जब से थोड़ा ले जाने लगे हैं। मैं जिला हापुड़ ग्राम ढूरी से आया हूँ और हर की पैड़ी से है, हमारे यहाँ दहपनाथ महादेव हैं, उन पे जल अभिषेक करूंगा। उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसे स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना रोजगार के अवसर बढ़ सकें। मुख्य सचिव ने ट्रैकिंग पॉलिसी तैयार कर अगस्त तक कैबिनेट में इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और साथ ही नई चोटियों को ट्रैकिंग के लिए खोलने और आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा। उन्होंने माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग साइट्स और वन विश्राम गृहों की बुकिंग ऑनलाइन करने के निर्देश दिए, जिससे क्षमता से अधिक बुकिंग रोकी जा सके। जबरखेत मॉडल पर विकसित 9 साइट्स को अक्टूबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया और इसके साथ ही नेचर गाइड के लिए स्थायी प्रशिक्षण केंद्र और सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के सभी जर्जर सरकारी भवनों को चिन्हित कर तत्काल सील करने का निर्देश जारी किया है। प्रशासन के मुताबिक बरसात के मौसम में कमजोर और पुराने भवन हादसों का कारण बन सकते हैं।
जिलाधिकारी ने नगर निकायों, ग्राम पंचायतों और सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों का निरीक्षण कर उन्हें आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद करें और साथ ही ऐसे भवनों के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बारिश के दौरान भवन गिरने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहले से कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मानसून में ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा आदि कहीं स्कूल में या फिर कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ जर्जर भवन है या फिर कहीं ऐसे भवन है जहाँ पर कहीं कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ पर आसपास न जाए। उसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसी क्रम में सभी डायरेक्शंस दिए गए हैं सभी जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स जहाँ पर निर्माणाधीन है या फिर कोई ऐसी भवन है जिसको तोड़ा जाना है, जिसको डिमोलिश किया जाना है, उसको तत्काल कार्रवाई करें और जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक वहाँ पे टेपिंग करके या फिर उसकी एंट्री बंद करके उनको सील करें ताकि कोई भी व्यक्ति उन भवनों के आसपास। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 19वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 19वीं बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में गंगा संरक्षण और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने राज्य और जनपद गंगा समितियों की बैठकें समय सीमा के अंदर नियमित रूप से कराने के लिए कहा। उन्होंने स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी SPMG स्तर पर निगरानी के लिए प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP की 24 घंटे निगरानी के लिए इनलेट और आउटलेट पर CCTV लगाने और रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था 1 महीने में तैयार करने के लिए कहा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को STP का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और देहरादून में सीवरेज नेटवर्क विस्तार पर जोर दिया गया। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से उत्तराखंड में जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सीवरेज नेटवर्क के बारे में किया जा रहा था, उसके बारे में बैठक हुई और उस पर चर्चा हुई। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश यात्रा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी जहां साल भर में केवल 300 से 400 यात्री पहुंचते थे, वहीं अब ये आंकड़ा हजारों में पहुंच चुका है। सड़क मार्ग की बेहतर सुविधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश क्षेत्र की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। साल 2019 में यहां करीब 322 यात्री पहुंचे थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 36,000 तक पहुंच गई थी। इस साल मई से अब तक 52,000 से अधिक यात्री आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक बेहतर व्यवस्थाओं, होम स्टे और एडवेंचर टूरिज्म के कारण यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब आदि कैलाश के लिए हवाई सेवा शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। हाँ जी, हम ओम पर्वत में आए हुए हैं। बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं हमारे। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं धाकड़ धामी,
उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे काम किया है। और अगले साल यहाँ रोड भी पूरी पक्की हो जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। हम लोग तो एसएसबी के कैंप में रहे रात को, और कल हम आदि कैलाश गए थे, वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुविधा है, बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा जी। 2019 में कैलाश मानसरोवर हो गया था। मोदी जी आए थे 2023 में, धामी सीएम लेके आए थे उनको, तो उन्होंने जो प्रमोट किया था, इसलिए आदि कैलाश और ओम पर्वत देखना था, तो इसलिए आए हम। 21 जन का ग्रुप है महाराष्ट्र से। किए हैं, पब्लिक के साथ में भी बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। यहाँ सर रहन सहन खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा किए हैं, खूबसूरत। मुख्यमंत्री यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, ऐसा वातावरण और ऐसा जगह खोजना मुश्किल हो गया है। इतना बढ़िया उन्होंने बनवाया, रोड बनवाया, गाड़ी बनवाया, यात्री के लिए सारा कुछ व्यवस्था किया हर एक जगह। देखा है इधर रोड बड़े बिल्कुल बढ़िया बने हुए हैं, और ये संभव बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी की वजह से हुआ है। तो पहले मैंने सुना है कि इधर से 2-3 साल पहले कोई रोड नहीं था, अब देखा है कि पूरे रोड बिल्कुल अच्छे बन चुके हैं। गाजियाबाद से आए हैं, और जो लोग धामी सरकार की या बीजेपी सरकार की बुराई करते हैं, तो उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, पहले आके देखिए। मामा आदि कैलाश और ओम पर्वत आए हैं, आप सड़कों की कंडीशन देखिए, कितनी स्मूथ सड़क है। और ये भी जो सड़क है आपको जो दिख रही है, ऑफ रोड पैच दिख रहा है, 1.5-2 साल में आने वाले टाइम में इतना स्मूथ हो जाएगा, तो कृपया करके बुराई ना करें। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और नियम के विरुद्ध जो निर्माण हुए हैं उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीमों ने सहसपुर, पौंधा और डालनवाला क्षेत्रों में अभियान चलाकर करीब 100 बीघा भूमि पर अवैध जो प्लॉटिंग की जा रही है उसको ध्वस्त किया गया। सहसपुर के जाटोवाला क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी की सड़कों और अन्य निर्माणों को हटाया गया। वहीं डालनवाला में कोरोनेशन अस्पताल के पास अवैध निर्माणों को सील किया गया। इसके अलावा पौंधा क्षेत्र के फुलसैनी रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बनाए गए 2 बहुमंजिला भवनों पर भी सीलिंग की कार्रवाई हुई। माडा के अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण और अनधिकृत विकास कार्यों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा है। टेहरी गढ़वाल के खारा स्रोत क्षेत्र में मारपीट की सूचना पर मुनिकीरेती पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में पुलिस टीम ने आरोपियों को तपोवन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे 6 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आम लोगों से किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। में स्थानीय व्यक्तियों और पर्यटकों के बीच में मारपीट हुई और इसमें जो है सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ। तो चूँकि हमारे पास सूचना तत्काल पहुंच गई थी, इसमें हमारी मुनिकीरेती थाने की टीम जो है वो उन्होंने इंटरसेप्ट करके इन 6 लोगों को जो पर्यटक थे इनको गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, मुनि की रेती की ये खबर है जहां पर कार्रवाई हुई है। और इस बारे में एक बार फिर से हम आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल की ये खारा स्रोत क्षेत्र की घटना है जहां पर मारपीट की सूचना मिली और मुनि की रेती पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। 6 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया।
पुलिस मौके पर पहुंची सूचना मिलने के बाद और जो घायल थे उन्हें वहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। 6 नशेड़ी हैं जिनकी पहचान हुई है, उनको हिरासत में लिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान की चोरी के आरोपों को लेकर मचे घमासान के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी और बीकेटीसी के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले ने उत्तराखंड की राजनीति के साथ साथ धार्मिक हलकों में भी हलचल मचाकर रख दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान की चोरी के आरोपों को लेकर मचे घमासान के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी और बीकेटीसी के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद आरोपी की हरकतों और जांच एजेंसियों के दावों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। श्री बद्रीनाथ धाम पूरे भारत की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और वहाँ पर थाली भेंट के चढ़ावे में हेरा फेरी के मामले में एक तहरीर मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी श्री युद्धवीर पुष्पाण के द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2026 को लिखवाई गई थी। उत्तराखंड शासन ने गंभीरतापूर्वक इस प्रकरण को संज्ञान में लिया था और उसके आधार पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरुआत की, जिसके आधार पे हमने प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पे 12 जुलाई की रात्रि में लगभग 10 बजे देहरादून से प्रमोद नौटियाल के आवास से उसको गिरफ्तार किया है। आइए सबसे पहले आपको बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 2 जुलाई भैरव सेना ने दान गिनती के दौरान कथित हेराफेरी के आरोप लगाए। 4 जुलाई मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर समिति ने 4 सदस्यीय विभागीय जांच समिति बनाई। 7 जुलाई जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही मिलने पर प्रमोद नौटियाल निलंबित हुए और देर रात एफआईआर दर्ज हुई। 8 जुलाई आरोपी प्रमोद नौटियाल लापता हो गया और मोबाइल फोन बंद कर दिया। 11 जुलाई विभागीय समिति ने 18 पन्नों की जांच रिपोर्ट सीईओ को सौंपी। 12 जुलाई एसआईटी ने रात 10 बजे के करीब देहरादून से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद नौटियाल दान गिनने वाले कमरे से 500 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के सिक्के, शालीग्राम पत्थर और चढ़ावे के लिफाफे संदिग्ध तरीके से अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी कई बार दान गिनने वाले कमरे और अपने कार्यालय के बीच आता जाता भी दिखा, जिसे आशंका है कि कथित रूप से चोरी किया गया सामान कार्यालय में छिपाया गया। विभागीय जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2 जुलाई को एक से अधिक बार और 29 जून को भी संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। वहाँ के सीसीटीवी कैंपस जो में लगे हुए कैमरे हैं उनका अवलोकन किया गया और एफआईआर में प्रमोद नौटियाल नाम के एक कार्मिक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई गई थी। तो उक्त प्रमोद नौटियाल के संबंध में जिस दिन की बात थी वो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा और इस बात की पुष्टि हुई कि वो व्यक्ति वहाँ से कुछ धनराशि ले जाते हुए दिख रहा है। सीसीटीवी के अन्य दिनांक की भी फुटेज हमारे द्वारा देखी गई, उसमें 500 रुपये के नोट विभिन्न मात्रा में, वहाँ से सोने और चांदी के सिक्के, शालीग्राम और कुछ अन्य चीज़ें जिसमें केसर वगैरह का पैकेट शामिल हैं, वो अनधिकृत रूप से ले जाने की बात सीसीटीवी कैमरे के सामने प्रमाणित हो रही है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि 3 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है। पुलिस और एसआईटी के साथ ही बीकेटीसी की विभागीय जांच समिति और गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति भी प्रकरण की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी को गोपेश्वर कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग करेगी ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। देश के सबसे प्रतिष्ठित धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे के गोलमाल के इस मामले पर अब पूरे देश की नजर है और सभी को जांच पूरी होने के बाद सच्चाई का इंतजार है।
और इसी के साथ देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।